चलिए सुनो भाई। लिमिट्स में हमने लास्ट क्लास में लिमिट क्या होता है, लिमिट क्यों पढ़ते हैं, लिमिट निकालते कैसे हैं, इन सब चीजों के ऊपर इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं दे चुका। फिर लिमिट निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस कराए थे, चाहे वो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस थे, चाहे वो कॉम्पोजिट फंक्शन का एक आखिरी सवाल था, एफ ऑफ जी एक्स का एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ था, जी एक्स की डेफिनेशन दे रखी थी, है ना। वो सारी चीजें मैं करा चुका हूँ। उससे आगे बढ़ते हैं और लिमिट्स की 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, उसके बारे में बात कर चुके हम लोग, है ना। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं, जैसे कि 0/0 की बात करें, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, और इसी तरह ये सारी की सारी फॉर्म्स जो हैं सातों, उनको सॉल्व करने का क्वेश्चन का अगर वो फॉर्म है क्वेश्चन में, क्या तरीका है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलते चलेंगे हम सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, लिखो टॉपिक का नाम, 5 फंडामेंटल थ्योरम्स। 5 फंडामेंटल थ्योरम्स। If limit x tending to c of fx is equal to L and limit x tending to c of gx is equal to M, where L and M are finite quantities, जहां पर L और M दोनों क्या हैं, फाइनाइट क्वांटिटीज हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू L है, जी एक्स की वैल्यू M है, L और M दोनों फाइनाइट क्वांटिटीज हैं। देन सबसे पहला रूल, सम रूल बोलते हैं इसको। सम रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स कैन बी रिटर्न एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ जी एक्स अलग से, और जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू L है, इसकी वैल्यू M है, तो फाइनली आंसर L प्लस M हो जाएगा। ये सम रूल कहता है, यानी दोनों लिमिट को एक साथ या दोनों को अलग अलग लिख लें, अंडर द कंडीशन पहली दोनों मतलब दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, फाइनाइट क्वांटिटी आ रही हो, तो ये आंसर लिखा जा सकता है। दिस इज द सम रूल, और इन अ सिमिलर मैनर डिफरेंस रूल आ जाता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी fx minus gx will be equal to limit x tending to c of fx minus limit x tending to c of gx, which is equal to L minus M। ये आ गया आपके पास। यहां तक कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। सम रूल, डिफरेंस रूल। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल की, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी of fx into gx can be written as limit x tending to c of fx multiplied by limit x tending to c of gx, which is L multiplied by M। ये प्रोडक्ट रूल हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन रूल की। लिमिट एक्सटेंडिंग टू c of fx by gx
will be limit extending to c fx divided limit extending to c of gx which will be equal to L divided by m, लेकिन ध्यान रहे m 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट अलाउड, तब हम बात ये नहीं करेंगे। तो ये 4 रूल्स हो गए। द फिफ्थ रूल आई एम राइटिंग, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी लिमिट x टेंडिंग टू c k टाइम्स एफ एक्स, यहां पर k कोई भी एक कांस्टेंट है, इक्वल्स k टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ एफ एक्स विच इज l k टाइम्स ऑफ l। कांस्टेंट को अंदर रखा हुआ है मल्टीप्लाई, उसको लिमिट के बाहर ले जाया जा सकता है, वो आपका आंसर आ जाएगा, k टाइम्स l आ जाएगी वैल्यू। तो ये 5 थ्योरम्स हैं या 5 रूल्स हैं जिनके बेस पे पूरा लिमिट्स हम स्टडी करते हैं। ठीक, एक एक करके फर्दर बात करना शुरू करते हैं आगे की चीजें। बस ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रूल के अंदर में डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तब ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी एफ एक्स बाई जी एक्स को एल बाई एम लिखना तो तभी एक्सेप्टेबल है अगर m 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है। अब नोट बना करके 2 केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन से 2 केस? देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लो लिमिट जो अभी बात करी थी x टेंडिंग टू c ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू l, ये एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे नहीं, और लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ gx इज इक्वल टू m, अभी अभी बात करी, और जहां पर l और m दोनों फाइनाइट क्वांटिटीज है। वो तो पिछले केस की बात हो गई थी। अभी मैंने कहा 1 मिनट के लिए fx की लिमिट l आ रही है, gx की लिमिट m आ रही है, ठीक, या मैं इसको l और m नाम ही नहीं दे रहा हूं, इसकी लिमिट निकाल रहे हैं और इसकी लिमिट निकाल रहे हैं। अब इसमें अलग अलग क्या बातें हो सकती हैं कि ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, और ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही और ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस केस में ये 3 केसेस हो गए आपके पास, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। टिक का मतलब एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, क्रॉस का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, किसी भी कारण से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो एक अलग बात हो, ठीक। और जब मैंने जो बीच का केस लिया, जो सेकंड केस है, एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जी एक्स नहीं कर रहा है, का मतलब है वाइसा वर्सा भी हो सकता है, जी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और एफ एक्स नहीं कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है 3 ही संभावित बातें पॉसिबल हैं, क्या दोनों एग्जिस्ट कर रही है, एक एग्जिस्ट कर रही है, या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ऐसा करने से हमारे अगर इन एफ एक्स और जी एक्स के ऊपर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगा दिए जाएं तो फाइनली जो नया फंक्शन बनेगा वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में अपन बात कर रहे हैं। यानी सबसे पहला केस ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बात करने की जरूरत नहीं है। अगर एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जी एक्स की एग्जिस्ट कर रही है, इन दोनों का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अभी अभी बात करी थी एल और एम, एल प्लस माइनस एम आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो एल इंटू एम आ जाएगा, डिवीजन की बात करते हैं तो एल बाय एम आ जाएगा, जहां पर एम 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात? ये पहला केस इज डन। दूसरा केस और तीसरे केस के बारे में अपने को बात करनी है। अब ये जो मैं अभी बात करने लगा हूं, ना केवल ये बात हम लिमिट्स में करते हैं, लिमिट्स में भी करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में भी करते हैं, डेरिवेबिलिटी में भी करते हैं, वहां पे भी सेम तरीके के केसेस को हम रिपीट टेलीकास्ट करते हैं, ठीक।
कि एक डेरिवेबल है दूसरा नॉन डेरिवेबल है, तो बताइए दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा। तो पहले यहां से शुरुआत करते हैं। अब हमने कहा एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जी एक्स की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पहले मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूं कि क्या क्या होता है। तो इसके अंदर में ए पार्ट कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। पक्की बात है। अगर सेकंड केस की बात कर रहे हैं, एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी नहीं कर रही है, तो पक्की बात है उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन गारंटी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है या क्वेश्चन है उसके बारे में मे और मे नॉट एग्जिस्ट कर भी सकता है और वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है ना। एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दूसरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन पक्की बात एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की बात करेंगे तो मे और मे नॉट की बात कर रहे हैं। क्लियर? इसके क्या एग्जांपल्स हैं एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट का हम एग्जांपल कर लेंगे, यही लिख दे रहा हूं, और फिर बी पार्ट का एग्जांपल करेंगे। क्या एग्जाम्पल से ज्यादा ना फर्स्ट केस के में तो, इस केस में तो इसका प्रूफ भी आपसे अगर पूछा जाए तो वो आप कैसे करेंगे पहले मैं वो बता दे रहा हूं। इसका प्रूफ यानी एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दूसरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसके लिए लेट मी टेक लेट कैपिटल एफ एक्स मैंने मान लिया स्मॉल एफ एक्स प्लस स्मॉल जी एक्स, एक नया फंक्शन मान लिया मैंने, है ना। एफ एक्स वही एग्जिस्ट कर रहा है, जी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर होगी बात? तो ये गिवन है अपने पास बात। अब हम लिमिट निकाल रहे हैं x टेंडिंग टू c ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ स्मॉल एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ स्मॉल जी एक्स। ऐसा लिख दिया, दोनों तरफ लिमिट लगा दी मैंने। हम जानते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, और इनिशियली मान लिया लेट अस एज्यूम that limit x tending to c of capital X exists। हमने मान लिया, अगर हमने क्या माना, लिमिट x tending to c of capital F X एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमारी मानी हुई बात गलत हुई तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, एल्स सपोर्ट करेगी वो बात, राइट। तो इस लॉजिक से मैं एक और बात लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू c कैपिटल एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ स्मॉल एफ एक्स। इनफैक्ट लिमिट भी लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, इतना हमने मान लिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इट इंप्लाइज कैपिटल एफ एक्स माइनस स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मान लिया। क्लियर है ना? उधर ले गए। अब मुझे एक चीज पता है, ये एग्जिस्ट कर रहा है हमने माना है, ये हमें गिवन एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट माइनस एग्जिस्ट केस नंबर 1 में बात कर चुके हैं, क्या होता है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट माइनस एग्जिस्ट क्या होता है एग्जिस्ट। इट इंप्लाइज ये एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन जीएक्स तो पता है अपने को क्या है, क्या माना है डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मान करके चले अपन लोग। इसका मतलब जब हमने ये बात मानी इनिशियली, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आ रहा है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब कंफर्म है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आ गई बात है मेरी? देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन लिख सकते हो आप ये बात, देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो मतलब पक्की बात है ये जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब केस नंबर 2 पॉइंट नंबर ए, हम ये क्लियरली बात कह रहे हैं कि अगर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दूसरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंफर्म है उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? यहां तक लिखे, फिर बी पार्ट पे आते हैं।
यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो बोले। सुमेश आपको क्लियर होगी बात? इराज क्लियर है? चैतन्य समझ में आ गई बात? लिख लें पहले, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया? चल रहे हैं आगे। बी पार्ट का हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने स्मॉल एफ एक्स को माना एक्स, ये तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। और जी एक्स को माना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, GIF, ठीक। हम जानते हैं किसी भी इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है ना। जीरो के प्लस में वैल्यू जीरो है, जीरो के माइनस में वैल्यू -1 है, वन के प्लस में वैल्यू 1 है, वन के माइनस में वैल्यू 0 है। इस तरीके से चलता चलेगा। एम आई राइट? यहां तक क्लियर है बात की? अब एक काम करते हैं, इसी का पहला एग्जाम्पल निकालते हैं। लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, x टेंडिंग टू 0, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये पहला सवाल। क्योंकि हमने fx की लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी किसी भी पॉइंट पर, और यहां gx का जो लिया है डज नॉट एग्जिस्ट एट x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो हमने वो दो फंक्शन ले लिए जिनकी हम लिमिट की बात कर रहे हैं। एक जिसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, दूसरा जिसकी लिमिट इंटीजर पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से एक नया फंक्शन बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दो बातें। अब मैं बात करूंगा जीरो के प्लस पर अलग और जीरो के माइनस पर। समझ आ रही बात यहां तक? जीरो के प्लस में बात करते हैं और जीरो के माइनस में बात करते हैं। जीरो के प्लस में बात करेंगे, अपने आप सोच करके देखो, ये 0 प्लस एच बन जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस एच क्या हो जाएगा? 0। 0 इंटू अ वेरी स्मॉल वैल्यू विल ऑलवेज टेंड टू 0। 0 माइनस पर बात करते हैं। 0 माइनस मतलब एक्स को 0 माइनस एच पुट कर दिया, ऐसे समझो, ये माइनस एच आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच क्या होगा? -1। क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ नेगेटिव नंबर ना। आप ऐसे समझ लो, मैं यहां बात कर ले रहा हूं, 0 का माइनस मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को आपने 0 माइनस x सब्सटीट्यूट किया, माइनस h टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h टाइम्स -1, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ h। फाइनली आंसर क्या आएगा? 0। आया ना? बोलो। ये भी 0 आ रहा है 0 प्लस पर, और 0 माइनस पर भी 0 आ रहा है। ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, इसका मतलब इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आंसर इज 0। बिल्कुल क्लियर हो गई बात की, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक समझ आई बात की? हमने एक लिमिट पकड़ी जिसकी की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक फंक्शन की 0 पर, यानी x की बात कर रहा हूं, और दूसरा फंक्शन gx यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो कि 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो हमने देखा एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर बात करेंगे, सेम फंक्शन मल्टीप्लीकेशन की, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, 1 के प्लस में अलग बात करते हैं और 1 के माइनस में। 1 के प्लस की बात करूंगा तो क्या बनेगा? ये 1 प्लस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच विल बी 1। एच टेंडिंग टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी? 1। बोलो क्लियर है क्या बात यहां तक? पूरे स्टेप लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको बात समझ में आनी चाहिए, आंसर निकलना चाहिए, बात खत्म। अब बात करेंगे 1 के माइनस पर। ये क्या बनेगा? 1 का माइनस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का माइनस क्या होगा? 1 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0।
ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। आपने एक एग्जाम्पल देखा प्रोडक्ट का, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट और एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, फाइनली डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर हमने क्या बोला था, मे और मे नॉट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? आपके पास असर्शन रीजनिंग में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ऑप्शन दे दिया, कैन बी, मस्ट बी, मे बी, इस तरीके की बातों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस तरीके से स्टेटमेंट दे देगा वो। तो ये चीजें ध्यान रहेंगी, तो इट इज एडवाइजेबल। आराम से लिख लें यहां तक, डाउट हो दोबारा पूछे। हम डन यहां तक। अब बात करते हैं केस नंबर 2 का, केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं। जब ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ये भी एग्जिस्ट लिमिट नहीं कर रही, तो लिख लो केस नंबर 3। केस नंबर 3, ओके, ये भी नहीं मिटाऊं, वेट कर लेते हैं 2 मिनट, कोई बात नहीं, लिखिए। एडवांस का रिजल्ट, जब पेज से बात हुई थी मेरी अभी, उसका आया रैंक 17,960 समथिंग रैंक आया, उसके नंबर है 123। ठीक, एक्चुअली क्या सुबह से ना प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी, बताओ, IIT की वेबसाइट नहीं खुल रही है, कंजेशन था या जो भी था, है ना। तो जपेश का रैंक है 17,960, और यशस्वी का क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक, और श्रेयांशी से मेरी बात हुई नहीं अभी तक, क्योंकि वो मेरी बात हुई थी लगभग लगभग 1 बजे के आसपास, तब तक भी उसका ओपन नहीं हो पा रहा था, मतलब कुछ दिक्कत आ रही थी वेबसाइट में, शायद अभी ठीक हुआ है। और और यहाँ से कौन से बच्चे थे, और मैंने किससे बात भी नहीं करी। मुझे और आ, थोड़ी उम्मीद सुधांशु से है, थोड़ी सी, सुधांशु का, लेकिन उसके कुछ हेल्थ का इश्यू चल रहा है उसको। और बस, हाँ, ये है। और यमुनानगर से 2 बच्चों को क्वालिफाई हुआ है, अगेन रैंक इज नॉट गुड। एक का 20,000 के आसपास रैंक है, 20,000 है कुछ। एक बच्ची ने अभी चेक नहीं किया है, मुझे एक्सपेक्टेड है उसका जो है ना रैंक ठीक आ जाना चाहिए, आराहना की बात कर रहा हूं मैं। बट उसका आज आइजर का पेपर था, तो इसलिए उसने अभी तक चेक नहीं किया था। तो आइजर का पेपर मुझे नहीं पता कि किस टाइम खत्म होगा, आइजर का पेपर चल रहा था। ठीक, और एक और बच्ची का क्वालिफाई किया है, उसका, उसको मिल जाएगा एडमिशन अच्छी जगह पे। रैंक उसका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कैटेगरी का एडवांटेज है उसके पास, है ना, कैटेगरी का रैंक है, तो उसकी बदौलत उसको जो पिछली बार का जो रैंक के हिसाब से एडमिशन मिले थे, उस हिसाब से IIT BHU में उसको CS मिल जाना चाहिए, है ना। मतलब जो कैटेगरी का रैंक है उसको IIT BHU में कंप्यूटर मिल जाएगा उस बच्ची को, है ना, कृति नाम है उस बच्ची का। और बस यही है। और रही बात, आ, आ,
जो अपने विद्या भवन वाले और स्टूडेंट्स हैं, जो 2 बच्चे और है, 3 बच्चे और है, मेरी गौरव सर से बात हुई थी। तो एक है शायद मनन है, एक है बस एक एक का 7200, 2 बच्चों के हैं, मतलब 7200 रैंक है उनके। ठीक है ना, 7200। एक और यमुनानगर से एक बच्ची है, वो मतलब उस बच्ची का, शी वॉज स्टडिंग इन कोटा, है ना, वाइब्रेंट में पढ़ रही थी वो बच्ची, लेकिन ऑन एंड ऑफ जो है ना मेरे पास आती रहती थी वो। उसका नाम है माधवी। उसका रैंक आया है 7158, 7129 है शायद, हाँ 58 नहीं, 7159 है ना। और जिन बच्चों की और मैं बात कर रहा हूँ, उन दोनों का भी अप्रोक्सीमेटली 158 मार्क्स हैं दोनों के। तो 158 मार्क्स पर लगभग 7200 रैंक है, 7200 रैंक है उन दोनों का भी है। हाँ, एक बच्चा है जिसका रैंक अभी नहीं पता चला था अभी, अमय अमय है जो है ना, अमय, जिसका कितना, हाँ, मार्क्स 174 के आसपास। एक्चुअली 5 नंबर का कुछ एक बोनस हुआ है, 4 नंबर का एक बोनस हुआ है। जैसे जपेश के भी 119 स्कोर बन रहा था, लेकिन फाइनली 123 है स्कोर, है ना। तो एक क्वेश्चन कोई गलत था, मुझे नहीं पता कौन से सब्जेक्ट में गलत था वो, तो 4 नंबर उसके बोनस सभी बच्चों को मिले, है ना। तो 174 पे या 173 पे भी रैंक जो है 5 और 5 5,500 के आसपास होना चाहिए, है ना। मतलब अभी क्लैरिटी मेरे को नहीं है, मेरी बात नहीं है इस मामले में। तो ये रिजल्ट्स हैं अब की बार, लेकिन इतना कह सकते हैं, पिछली बार 158 मार्क्स पर 4000 रैंक था, अब की बार 158 मार्क्स पर 7200 रैंक आ रहा है। मतलब द लेवल ऑफ द कंपटीशन हैज रिजन टू सच एन एक्सटेंट। और तीसरा, जो अब की बार आईआईटी का जो टॉपर है, आप लोगों ने शायद देख ही लिया होगा, वेद लोहाती है, पता नहीं क्या नाम है, ऐसे कुछ करके है, लाहोती लोहाती क्या है ना। मतलब ही इज क्रिएटेड अ हिस्ट्री, 355 नंबर है, 355 आउट ऑफ 360। मतलब ये तो एक हिस्ट्री हो गई अपने आप में, काबिले तारीफ है बात, क्योंकि एडवांस के पेपर में इतने नंबर आज तक तो नहीं आए, ये सच्चाई है। ठीक, तो ये रिजल्ट्स है बस, है ना, क्योंकि खुल नहीं रहा था वो, कुछ कंजेशन का प्रॉब्लम चला। आ तो गया था सुबह रिजल्ट, सुबह 10 बज करके 3 या 4 मिनट पे रिजल्ट आ गया था शायद, है ना। लेकिन उसके बाद से ही जो है ना लिंक्स रेयरली किसी किसी का खुल पा रहा था, है ना। तो ये है कहानी सारी की सारी। तो जो रिजल्ट्स हैं जो आने चाहिए थे, उस हिसाब से नहीं आए। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, स्पेशली जैसे यशस्वी है, उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, क्योंकि 99.3 के आसपास उसकी परसेंटाइल थी, आना चाहिए था उसका रिजल्ट। परेशानी ये, मतलब हम लोग बात भी कर रहे थे, आजकल हो क्या रहा है, परसेंटाइल आ जाती है 99, परसेंटाइल आ जाती है, या 99 से थोड़ी सी भी ऊपर आ जाती है ना, तो एक बच्चा भी, और बच्चे के जो माँ बाप हैं या नियर एंड डियर वंस हैं, मतलब वो इतनी हवा में डाल देते हैं उस बच्चे को कि 99 परसेंटाइल का मतलब जैसे बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, बड़ी बात है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 99 परसेंटाइल पे भी अब की बार 16 या 17 हजार रैंक था। समझ रहे हो मेरी बात, 16 या 16 17,000 के आसपास मानो आप। तो अगर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, दो बातें, 99 परसेंटाइल और 17 हजार रैंक, सुनने में ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लगता है। और हमारे भारत में तो परसेंटाइल और परसेंटेज में फर्क ही नहीं समझा जाता, है ना। अच्छा जी, एक ही नंबर कटा है आपके बच्चे का, इसका मतलब, और किसी ने गलती से कह दिया नहीं जी मेरी तो 99.4 है, एक भी नहीं कटा है। ठीक, और उसके कायदे से मायने उसके 99.3 या 4 परसेंटाइल पे भी 10 या 12 हजार रैंक है। सीआरएल की बात करें, कॉमन रैंक लिस्ट की बात करें अगर, तो ठीक। और होता क्या है, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि 99 परसेंटाइल आ गई, तो बच्चों को एक सेटिस्फेक्शन लेवल फील हो जाता है, और उस वजह से जो एडवांस की तैयारी है, जो कि अप्रैल और मई का जो मई और जून का जो महीना मिलता है हमें, उसमें अधिकतर बच्चे ये मान के चल लेते हैं कि हमें तो एडमिशन मिल ही रहा है ऑलरेडी,
कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल पे, एनआईटीज में, अच्छे एनआईटीज में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं सीएस। तो बच्चे तैयारी उस लेवल की, उस कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर के साथ, मतलब कि थॉट रहती है कि भैया हो गया, चलो बस बहुत हो गया, वो वाले थॉट के साथ काम करते हैं, तो एडवांस नहीं होता है। ठीक है ना। तो शायद इसी वजह से हमें तो पता ही था कि रिजल्ट तो पता ही था, 2 4 5 दिन पहले आंसर की तो आई गई थी सभी बच्चों, मतलब आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की आई गई थी, तो बच्चों के मार्क्स पता ही थे। तो ये पता ही था कि बहुत एक बढ़िया वाला रैंक तो नहीं आएगा, ऐसा साफ साफ पता लग रहा था। और शायद इसी वजह से जो आपकी जो भी पता नहीं गौरव सर ने आपको कल जिक्र किया होगा या नहीं किया होगा रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज वाला पार्ट, इसीलिए अब की बार हम लोगों ने एडवांस के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो पैरेलली जुलाई या अगस्त से ही शुरू कर दी है, जो टेंटेटिव प्लान बनाया है कल। ठीक है ना। देखो मेंस में आ जाता है बच्चों का रैंक, ठीक है, और मेंस का ही हल्ला इतना उतर जाता है कि बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन कायदा तो यही कहता है कि पहले क्या होता था, पहले 2 पेपर नहीं होते थे आईआईटी के, एक ही पेपर होता था, है ना। ये तो अब चलने लगा, पिछले कोरोना के बाद से बात आने लगी कि बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 3। कोरोना के टाइम पे तो बेस्ट ऑफ 4 लिया गया था, बच्चे पागल हो गए थे दे दे के पेपर। बेस्ट ऑफ 4 4 बार पेपर दे, मजाक है, समझ रहे हो। ठीक, तो एज अ रिजल्ट अब की बार आईआईटी एडवांस के लिए जो है ना अलग से एक हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बना दी, जिसका कि जो लेवल ऑफ द पेपर होगा वो श्योर है, एंश्योर रहेगा कि जो जेई का एडवांस के पेपर आ रहे हैं, जैसे अब की बार फिजिक्स का बहुत टफ पेपर था, है ना, रिलेटिव टू लास्ट ईयर। मैथ्स का पेपर टेंटेटिवली सेम लेवल का था। केमिस्ट्री का पेपर पिछले साल से आसान पेपर था। ठीक, तो एनीवेज कोई एक पेपर मुश्किल होता, कोई आसान होता, कहने का भावार्थ ये कि उस टेस्ट सीरीज में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो मेंटेन होना चाहिए चीजों का, वो आपको कराया जाएगा। सो दैट, क्योंकि एडवांस इज टोटली अ डिफरेंट बोल गेम। एडवांस को क्रैक करना एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 6 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए बच्चे की, पेपर की। और 6 घंटे का पेपर देना हर एक के बस की बात नहीं होती विद द सेम एफिशिएंसी एज यू आर एट द फर्स्ट आवर, एंड इट विल रिमेन द सेम एट द एंडिंग 5 आवर से 6 आवर के बीच का जो स्केड्यूल है उसमें। तो इसलिए थोड़ा सा टेस्ट सीरीज या टेस्ट आपके जो ज्यादा लिए जाएं, सो दैट प्रॉब्लम क्या होती है, जब रिजल्ट्स आते हैं तब तो हम परसेंटाइल देख लेते हैं, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। लेकिन जब कोर्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर में हम बात करते हैं, तो क्योंकि किसी भी संस्थान में, कोई भी इंस्टीट्यूट में, जैसे मैं विद्या भवन की बात कर लूं, तो हम आपको एक परसेंटाइल तो नहीं दे सकते हैं। और परसेंटाइल देंगे भी तो क्या देंगे, हम यहाँ के टोटल बच्चों में दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना, यही हो सकता है। 200 300 400 बच्चों में मिल जाएगी परसेंटाइल, इससे ऊपर तो नहीं मिल सकती है ना। तो ऐसे समय पे हम लोग क्या है, मार्क्स देखते हैं। और होता क्या है, ये आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर होता है कि आपके मार्क्स कम आए तो आपको घर जाकर के डांट पड़ेगी। हो सकता है बावजूद इसके कि वो जो अगर मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स हो पेपर के, फाइनल पेपर के, उसी पर ही परसेंटाइल 99 या उससे ऊपर आ जाए, हो सकता है। लेकिन माँ बाप भी अपनी जगह सही है, उन्हें भी परसेंटाइल का अंदाजा नहीं है, मार्क्स का ही अंदाजा है। और वो तो 10th के मार्क्स के बाद आपके अभी यही वाले मार्क्स देख रहे हैं, 10th तक तो जी 95% लाता था, 5 कटते थे जी, अब 5 आते हैं। ठीक है ना, 10 कटते थे, 10 आते हैं। भाई एडवांस का पेपर तो मुश्किल ही होगा। तो ये चीज शायद हम सबको समझने की जरूरत है, आपको मैं कह रहा हूँ, टीचर्स तो समझते हैं कि ये अगर थॉट, ये प्रेशर्स नहीं रहेंगे तो जो स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर है, इसीलिए अब की बार चाहे आपके एडवांस में नेगेटिव में नंबर आए, लेकिन एडवांस का लेवल, जो एक्चुअल लेवल होता है, वो मेंटेन किया जाएगा। देन ओनली द रिजल्ट्स कम इन। और तीसरी बात, मुझे नहीं पता आप लोगों ने आज जैसे रिजल्ट आया तो, मैं ऑलरेडी एक्चुअली क्या, मैं कोटा में था, तो एलन में जितने लोग अभी, आपने जो फर्स्ट जो फोटो आई थी वहां पर आपने देखा होगा, सेलिब्रेशन की फोटो देखी थी किसी ने वो, देखना यूट्यूब पे पड़ी है वो, जब वो लाइव चला रखा था उन लोगों ने प्रोग्राम। तो उसके अंदर में से जो 6 टीचर खड़े हुए थे, वो 6 में से 4 टीचर वही थे जो बंसल में हमारे साथ हम लोग काम करते थे एक साथ।
तो मैं अच्छे से समझता हूँ इन सब चीजों को, और मेरी फ्रेंड लिस्ट में सब लोग हैं वो, तो मैं अच्छे से समझता हूँ इन बातों को। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है आपसे कि पेपर मुश्किल दिए जाने चाहिए, और आपका भी एटीट्यूड रहना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, नंबर हमारे नहीं आए हैं और हम तैयारी करते रहे। और तीसरा वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को कई बार कही भी, और वो है भी, उन्होंने भी कही ये बात वहां पे भी, आप थोड़ा 5 मिनट का भी अगर बात सुनेंगे, कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उस बैच में उनके थे या हैं, वो एक साथ स्टडी करना, एक साथ बैठ करके पेपर देना, एक साथ का हेल्दी कंपटीशन डेवलप कराना, रिजल्ट उससे आता है, इससे नहीं आता है। मैं अपनी तैयारी करूंगा घर बैठ के, तू अपनी तैयारी कर, मुझे 2 क्वेश्चन फालतू तेरे से आते हैं, मैं तुझे क्यों बताऊं, तू मुझे क्यों बताए, ये तरीका बेकार थॉट होती है, इससे कभी भी रिजल्ट नहीं आता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कमी समझता हूँ शायद, जो अब की बार के जो बच्चों का जो रिजल्ट है वो आना चाहिए था, वो ना आने का सबसे बड़ा कारण शायद मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज बनाई भी, एडवांस की टेस्ट सीरीज, जब मई और जून की बात कर रहा हूं, लेकिन आउट ऑफ दीज 10 स्टूडेंट्स हु वी वर थिंकिंग ऑफ के इनके 8 to 10 स्टूडेंट जिनका की रिजल्ट एक प्रोबेबल चांस है कि अच्छा वो कर सकते हैं, उन्होंने आकर के इंस्टीट्यूट पे पेपर दिए ही नहीं। क्योंकि वही बात है, मैं दोबारा कह रहा हूं, पहले पेपर में भी 99 परसेंटाइल क्लब में आ गए और दूसरे में भी 98 या 99 में आ गए, तो सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आ गई, नहीं यार हमारा तो हो ही जाएगा, और हम अपने वीकर जोन पे काम कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूट पे आकर के फुल लेंथ जो पेपर देने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। शायद उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं सारी बात, कि लेट अस डेवलप दिस एटीट्यूड फ्रॉम द डे जब से ऐसा होना चाहिए, रिकमेंडेड है, सजेस्टेबल है ना। तो इसी थॉट से शायद बैठ करके हमने एक टेंटेटिव टेस्ट सीरीज से बनाई है, और उसको आप फॉलो करेंगे ढंग से, तो एडवांस की जो फील आनी चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए जेन्युइन, तभी उस स्केल पे डेवलप हो पाती है। नंबर तो कम आएंगे, ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन नंबर कम आने के बाद उससे लर्निंग जो होनी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं और आप रो रहे हो इस चक्कर में, टीचर आसान पेपर बना दे, फिर मायने ही खत्म हो जाते हैं उस चीज के, मतलब वो बेकार हो जाती है। या टीचर मुश्किल बनाया जाए और आप पेपर ना दें, फिर भी मायने खत्म हो जाते हैं, है ना। तो दैट्स माय व्यू हेयर के शायद हमें इस चीज से एक लर्निंग लेनी चाहिए, कि डे 1 से एक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, कि लेवल 1 मेंटेन करने के बाद 2 के मेंटेन करने के बाद 3 के बाद 4, और लेवल 3 या 4 पर आते आते ये तय है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम भी होंगे, दिक्कतें भी ज्यादा आएंगी, डाउट भी आने भी चाहिए, लेकिन उनसे हार नहीं माननी चाहिए, उन पर लगातार प्रयत्न चालू रहना चाहिए। बस दैट्स द मेन एजेंडा। ठीक, तो ये मेरा सम अप है रिजल्ट के कंटेक्स्ट में, जो भी हम मॉरल ले सकते हैं, जो भी हम सीख ले सकते हैं, हम गलतियां ना दोहराएं, या और क्या हमें करना चाहिए, बस सारी बातें करनी, राइट। सो दैट्स द सम अप। ठीक, चलिए लेट्स बी बैक अगेन। तो आखिरी यानी इस पार्ट की बात कर रहे थे, केस नंबर 3 की। तो इन दोनों ही केस में यहां आप लिखेंगे मे और मे नॉट बी। जी, बोलिए, अभी टाइम वही करा दो डिस्कशन, इसका एग्जाम्पल ना लिखाऊं। चलो ये लिख लो, एग्जाम्पल ये लिखा रहा, मे और मे नॉट बी लिख लो बस, केस नंबर 3 का, के मे और मे नॉट बी, कि हम नहीं कह सकते अगर एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एफ एक्स की नहीं कर रही, जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वी आर नॉट श्योर कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एग्जिस्ट करे या ना करे, चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कोई रूल नहीं है। क्लियर।
निकाल लीजिए अब शीट लिमिट्स। इसके आगे का पार्ट अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। मैट्रिसेस की शीट की बात कर रहे हो ना? ठीक। लाइए शीट दे दो, कर ले डिस्कशन। कौन सा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं है, छोड़ दो उसको। दे दो भाई शीट दे दो, फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। आरसी दे दो शीट बच्चे। हाँ भाई, लेवल 1 में डाउट पूछ रहे हो पहले? लेवल 1 CW बोलने शुरू करें। लेवल 1 CW क्वेश्चन नंबर 49, 50, 59 और कोई डाउट? थर्टी नाइन पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। 46। बस भाई लेवल 1 CW इनफ है। ठीक, आपके पास तो नहीं शीट मिली आपको? चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, शीट ले लेना बाद में, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? डिटर्मिनेंट निकालना है। A माइनस बी माइनस सी, 2A 2A, 2B B माइनस सी माइनस A, 2B, 2C 2C C माइनस A माइनस B। ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, अगर आप वैल्यू पुट करके करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ज्यादा बढ़िया है वो। एल्स आपको रो कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे जो मैंने आपको सिखाए थे वो, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लंबा जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव मेथड ही रिकमेंडेड है इस क्वेश्चन में, मत करें दूसरे तरीके से, क्योंकि इसमें तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी माइनस सी लिखा है ना, इसमें क्या कर दो, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे, तो ध्यान से देखो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ, ऐसे यहां भी आ जाएगा, ऐसे यहां पे आ जाएगा, उसको कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा। फिर 1 - 1 यानी कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 क्रिएट कर देंगे, तब आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट इसमें वैल्यू पुटिंग का तरीका ही करूंगा। 49 की बात कर लेते हैं। 49 में क्या दिया हुआ है भाई? इफ ए इज अ, छोड़ दो इसको। 49 में कुछ और सर्कुलेंट मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है, ये सेलेबाई का हिस्सा नहीं है, छोड़ दो इस बात को भी। ठीक, अब बात कर रहे हैं 50। 50 में क्या किया गया? इफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम consists of sum of two terms, each element of second column consists of sum of three terms, and each element of third column consists of sum of four terms. It can be decomposed into n determinants where n has a value. समझ के बाद क्वेश्चन तो
तो क्या करेंगे बोलो, कितने हो जाएंगे? देखो ये बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम सम ऑफ टू ए प्लस बी, नहीं, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। ये कॉलम नंबर 1 की बात आ गई। कॉलम नंबर 2 की बात करूंगा तो ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम सम ऑफ 3 टर्म्स, तो x प्लस वाई, x1 प्लस y1 प्लस z1, x2 प्लस y2 प्लस z2, x3 प्लस y3 प्लस z3, और इसमें 4 टर्म्स आ रही है। 4 टर्म्स कौन सी लिख सकते हैं? L1 प्लस M1 प्लस N1 प्लस P1, L2 प्लस M2 प्लस N2 प्लस P2, और L3 प्लस M3 प्लस N3 प्लस P3, है ना। एक डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का। फर्स्ट कॉलम में हर एक एलिमेंट दो चीजों के सम में लिखा है। सेकंड कॉलम का हर एलिमेंट 3 चीजों का सम लिखा है, और थर्ड कॉलम का हर एलिमेंट 4 चीजों का सम लिखा हुआ है। आपको बताना है कि अगर इसे सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में तोड़ेंगे तो कितने डिटर्मिनेंट में टूट सकती हैं बातें। हम ये नहीं कह रहे कि किसी डिटर्मिनेंट की कितनी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स पूछ रहे हैं। डिटर्मिनेंट की हो सकता है कुछ डिटर्मिनेंट ऐसे भी आ जाते हैं जो 0 हो जाएंगे, ये नहीं हम पूछ रहे। कितने डिटर्मिनेंट में टूटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, ये बात हम पूछ रहे हैं। तो बताओ जरा क्या हो जाएगी बात, ये सोच के देखो। देखो एक काम करते हैं, इसको सोचना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कि मान लो इसमें A1 A2 A3 रख लिया, ठीक है ना। तो एक तो एलिमेंट एक ये बच जाएगा, प्लस इस जैसा एक और बच जाएगा, प्लस यहां पर आप ऐसे समझो यहां B1 B2 और B3, और ये सारे एज इट इज आ जाएंगे, सही है ना। तो मतलब मैं ऐसा बोल दूं, इसका आंसर निकाल लेते हैं, उसका 2 टाइम्स कर देंगे, ऐसा बोल ले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अब एक काम कर लो। अब इसको कैसे तोड़ोगे फर्दर, और ये वाला तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक। इसमें क्या कर दो, x1 x2 x3, और ये वाला एज इट इज रख दिया अभी, प्लस y1 z1 वाले में भी A1 B1 ये आ जाएगा, और फिर एक में y1 y2 और y3 आ जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस एक और में ये एज इट इज आ जाएगा, z1 z2 z3 आ जाएगा, और ये एज इट इज ये एज इट इज ये एज इट इज आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, है ना। उसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा अपने को फाइनली, एम आई राइट? यहां तक समझ आ रही है बात? कि मैंने क्या करा, इसको तो एज इट इज रखा, इसको पहले कैसे तोड़ेंगे, x1 x2 x3 एक में आ जाएगा, फिर अगले में y1 प्लस z1, y2 प्लस z2, y3 प्लस z3 आ जाएगा, फिर उसको फिर दो में ब्रेक कर दोगे अलग, y1 z1 y1 y2 y3 वाला, z1 z2 z3 वाला ब्रेक हो जाएगा। यहां तक क्लियर होगी बात? अब इसको देखो जरा, अब इसके अंदर में ये एलिमेंट 4 का है आगे फर्दर, क्या ये फर्दर 4 में टूट जाएगा? बोलो बोलो बोलो। ये भी 4 में टूट जाएगा, ये भी 4 में टूट जाएगा, क्योंकि ये तो सारे अलग अलग हो गए ना। 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर 24 आ जाएगा। समझ आ गई बात? नहीं समझ आया? क्लियर है सभी को? ठीक। हाँ मैं डन होगी बात यहां तक, चलते हैं आगे। कौन सा था, 49 हटा दो, 50 हो गया। 59 और 60 पे आ जाए। इसमें क्या परेशानी है? 59 एबीसीडी रियल नंबर है, तो क्या हुआ, बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए अलग से निकाल लो, डेट ऑफ ए क्या आएगा, निकाल लो। वो क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ
क्या लिखा है, सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाइड बाय माइनस सी प्लस आयोटा डी, ये लिखा हुआ है ना। तो ये कितना ओपन हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस सी स्क्वायर आयोटा सी डी, ये कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का डी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये डेट ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये डेट ए की वैल्यू आ गई। क्या पूछा यहाँ पे, दिया जाना चाहिए था कुछ ना, डेट ए के एबीसीडी के बारे में कुछ दिया जाना चाहिए था। क्या दिया हुआ इसका आंसर, देखिए 59 कुछ दे रखा है क्या, ए बी सी और डी। ये तो क्वेश्चन ही बदल दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ पंगा है, ये क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है माय डियर, है ना। क्योंकि आप ध्यान से देखो जो हिंट दे रखा है उसमें एबीसीडी के बारे में बात करी है, ए बी, या फिर ऐसा तो कर ही सकते हैं, एक ट्रायल और कर सकते हैं इसमें, एक थॉट डाल सकते हैं। क्या, देखो सुनो, इस मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन कर दो दो मैट्रिसेस के अंदर में, है ना, दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है, तो एक मैट्रिक्स को भी दो के एडिशन में लिख ही सकते हैं ना। यानी ये लिखा हुआ है ना, ए लिखा हुआ है ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी, ए माइनस का आयोटा बी। लेकिन उससे जीरो जीरो तो नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि इसको ए माइनस सी सी ए प्लस इसको लिख दोगे आयोटा बी आयोटा डी, आयोटा डी और माइनस का आयोटा बी, इसमें से कॉमन ले लो आयोटा, यानी आयोटा ये माइनस का आ जाएगा बी, ये आयोटा ये आयोटा, यानी ये लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स आपका, ये लिखा हुआ है एक्चुअली, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ये मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है ना, ये लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन के अंदर ना कुछ डाटा मिसिंग है इसके अंदर में, एडजॉइंट तो आएगा, लेकिन हाँ तभी तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये चीज गायब है ना, एडजॉइंट अपॉन डेट ए वाली बात गायब है। डेट ए के बारे में कुछ दिया जाना चाहिए था कि इसका वैल्यू 1 आ रही है, इस तरीके का कुछ दिया जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो कुछ मिसिंग है डाटा, छोड़ दो इस बात को। 60th पे आ जाओ, 60th में क्या लिखा गया है, ए एक नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, डेट ऑफ आई प्लस ए जीरो नहीं है, इसका डेट जीरो नहीं है, ये गिवन है अपने को। ए की पावर 3 नल मैट्रिक्स आ रहा है, आई एंड ओ आर यूनिट एंड नल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n रिस्पेक्टिवली, देन आई प्लस ए का इनवर्स के बारे में पूछा गया है। ये तो तय है उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डेट जीरो नहीं है, इसीलिए हमें ये गिवन कंडीशन दे रखी है कि आई प्लस ए का डेट जीरो नहीं है, इसका इनवर्स निकालना है। तो क्या करेंगे बोलो जरा, ये तो ऑप्शन में पुट करके देख लो, जैसे कि एक, मेरी बात समझो मैं क्या करूं, लेट अस से फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, लेट अस से एक मिनट के लिए मान लेते हैं, है ना। तो वरना तो क्या करोगे, इसको तो ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो ना, 1 ओवर ऑफ आई प्लस ए लिख सकते हो। अब ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कोई रैशनलाइजेशन तो करने से रहे आप, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, राइट। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये आई प्लस ए इधर आ जाएगा, है ना, इसको इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अब ये इनवर्स इधर आएगा, तो ये आई किसके इक्वल होना चाहिए, आई प्लस ए टाइम्स आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। बस आपने यही चेक करना है, इसको तो सिंप्लीफाई करके कि भाई ये उस चीज के बराबर आ रहा है आई के,
या नहीं आ रहा है, ये हम वेरीफाई कर लें। जिस भी ऑप्शन में ये बात सहमत हो रही है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए क्यूब इज इक्वल टू नल से अपने को कोई और आइडिया नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आई प्लस ए, ज्यादा से ज्यादा एक और काम कर सकते हो, जैसे ये दिया हुआ है ना, लेटस से मैंने 1 मिनट के लिए ये मान लिया है ना, आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई बोथ दिस, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई बाय आई प्लस ए कर दो दोनों तरफ, तो बात तो एक ही हुई, उससे फाइनली बात तो एक ही आएगी ना। प्री मल्टीप्लाई कर दिया आई प्लस ए से इधर भी और इधर भी, तो आई प्लस ए इधर आ गया, आई प्लस ए का इनवर्स इंटू आई प्लस ए क्या होता है, आई होता है। तो अब आपने ये चेक करना है, ये मल्टीप्लाई करके ये इसके बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, वो चेक करके देख लेते हैं क्या आंसर है, उसी को डायरेक्टली चेक कर देते हैं। बोलो कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर दिया हुआ है इसका, देखना यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, आई प्लस ए मल्टीप्लाई आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई रहेगा, माइनस ए रहेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, ए से ए कटेगा, ए क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी नल दे रखी है, तो सिंप्लीफाई होके क्या बचा, आई। इधर भी क्या आ रहा था, आई। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। है ना, वही बात है, और ये कुछ और नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही वाली आइडेंटिटी लगानी है और कुछ भी नहीं है। ये मुझे मल्टीप्लाई भी हमें करके नहीं देखना चाहिए था, ये ऐसे भी समझ में आ रहा है। वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। मेरी बात नहीं समझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर को तो आई लिख लोगे दोबारा, माइनस ए बी। तो ध्यान से देखो, ए क्यूब तो क्वेश्चन में क्या था, ओ यानी नल, आई की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, आई, तो इधर तो आई आ गया, ए प्लस आई ए स्क्वायर एज इट इज प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, आई, ए इंटू आई क्या आएगा, ए दोबारा। तो ध्यान से देखो वही बात आ गई, और नल के अंदर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, तो एज इट इज आइडेंटिटी ही आ जाएगा इधर भी। क्लियर हो गई बात, डन। और बोलिए, और टाइम बच रहा है क्या अभी, हाँ जी, कौन सा बच रहा है, अच्छा 46 बच गया, 46 पे आ जाओ भाई। 46 में भी माय डियर, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दो, क्योंकि यहां लॉग ई लिखा है। मान लो लॉग एम ई प्लस लॉग ई स्क्वायर प्लस लॉग ई क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में, ई इंटू ई स्क्वायर इंटू ई क्यूब, लॉग ऑफ ई की पावर 6 आ जाएगा। अब आप अपनी मर्जी से काम कर लो, इसके अंदर में लॉग का बेस 10 ही मान करके चल लो, चाहे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में लॉग ई करके लिखा हुआ है, तो वो शायद 10 ही मान रहे होंगे, मैं मान करके चल रहा हूं, तो बस उसी हिसाब से कर दो, सारे आ जाएगा, फिर आंसर आएगा भाई। ठीक है ना, है ना भाई। और जो शीट है अब अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। अब पेपर दे दूं मैं आपको, 1 मिनट के लिए, अगली क्लास में, हाँ नहीं मैं भी देख लूंगा, वैसे तो मैंने तो देख लिए। चलो फिर बाहर से लेना, अब अगली क्लास का, 1 मिनट रुको, अभी क्या आज संडे हो गया ना, अब आपकी क्लास है ट्यूसडे, तो किस चीज के ऊपर काम करके आओ, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के ऊपर ही काम करो, है ना। लेवल 1 सी डब्ल्यू हो गया आज, एच डब्ल्यू प्लस लेवल 2 सी डब्ल्यू, ये दोनों अगली क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं। एक एक या दो दो लेवल ही होंगे क्लास में डिस्कशन, उससे ज्यादा नहीं होंगे, आखिरी के 20-25 मिनट में डिस्कशन कर लेंगे। और आपको डीपीपी मिल गई है आज, ले लेना, वो डिटरमिनेंट्स की है, पहले मैट्रिसेस की थी, अपडेट की।
ठीक, चलिए भाई, इनफ है, बाय बाय टाटा, थैंक यू।